तारीख 3 जुलाई 2023। जगह कराड, सातारा, महाराष्ट्र। गुरु पूर्णिमा का दिन। गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ शरद पवार सुबह सुबह पुणे से निकले। सुबह करीब 11 बजे वो सातारा जिले के कराड पहुंचे। यहां अपने राजनीतिक गुरु दिवंगत यशवंतराव चौहान के स्मारक पर गए, उनकी समाधि पर फूल चढ़ाए, हाथ जोड़े। वो यशवंतराव चौहान ही थे जिनकी सोहबत में किसी दौर में शरद पवार ने राजनीति के दांव पेच सीख लिए थे। आज 82 साल की उम्र में शरद पवार को अपने गुरु याद आए तो इसकी वजह भी है। दरअसल शरद पवार के साथ अब वैसा ही घट रहा है जैसा कभी उनके राजनीतिक गुरु यशवंतराव चौहान के साथ उन्होंने किया था। वो 1978 में इमरजेंसी के बाद का दौर था जब शरद पवार ने मौका पाकर अपने गुरु यशवंतराव चौहान का साथ छोड़ दिया। पवार के गुरु इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस में लौट आए थे, लेकिन पवार ने खेल कर दिया और जनता पार्टी की मदद से 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन बैठे थे। अजीत पवार वाले एपिसोड में महाराष्ट्र की राजनीति में इतिहास खुद को दोहराता हुआ दिखा। शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने राजनीति में मौका परस्ती के अध्याय को आगे बढ़ाते हुए अपने चाचा शरद पवार की पार्टी एनसीपी को ही तोड़ दिया। एनसीपी की इस बगावत का बड़ा चेहरा भले ही अजित पवार हैं, लेकिन इस एपिसोड की सबसे बड़ी चैंपियन बीजेपी ही रही। इससे हुआ ये कि महाराष्ट्र में बीजेपी की दो राजनीतिक प्रतिद्वंदी पार्टियां अपने अंतर विरोधों में ही टूट गईं। ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी की टूट का सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। हालांकि एनसीपी से पहले बगावत का सामना कर चुकी शिवसेना के उद्धव गुट का मानना है कि इससे शरद पवार की राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शरद पवार भी एक बड़े नेता है। 50 साल से भी ज़्यादा समय तक महाराष्ट्र में और देश में राजनीति करने वाले वरिष्ठ नेता हैं। वो अपनी जमीन इतने आसानी से नहीं छोड़ सकते। उनकी लीडरशिप एस्टैब्लिश है, लोग उनके साथ रहेंगे। एकनाथ शिंदे के साथ जो 16 विधायक हैं वो जल्दी ही डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। महाराष्ट्र में जो एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, 26 लोग मारे गए, उनकी चिता जल रही थी। दोपहर को उनकी चिता जल रही थी, उनके रिलेटिव आक्रोश कर रहे थे और चिता जल रही थी और राजभवन में ये लोग शपथ ले रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के इस बड़े राजनीतिक दांव के साइड इफेक्ट्स विपक्ष में तो दिखाई देने लगे हैं। जो शरद पवार कल तक पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता के झंडा बरदार थे, एनसीपी की बगावत वाले एपिसोड से उस गोलबंदी को झटका लगा है। 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक आगे खिसकानी पड़ी है। अब विपक्षी पार्टियां 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक करेंगी। शरद पवार के कहने पर ही बैठक की जगह बदलकर शिमला से बेंगलुरु की गई थी। शरद पवार जी जो अभी कन्वीनर बनना चाह रहे थे ओपोजिशन पार्टी के, और जो बेंगलोर में मीटिंग बुलाने का उन्होंने अनाउंस किया था, तो कभी देश में इस तरह का नहीं हो जाए, इसलिए मैं समझता हूं कि सही ताकतों ने सही समय पर सही निर्णय हुआ है और महाराष्ट्र की जनता के साथ में न्याय हुआ है। ऐसा बेंगलुरु वाली बैठक तय समय पर नहीं होने के मायने यही समझे जा सकते हैं कि शरद पवार की पार्टी में हुई बगावत का उस पर सीधा असर पड़ा है। महाराष्ट्र वाले एपिसोड के जरिए बीजेपी ये नैरेटिव बनाने की कोशिश में जुटी है कि मोदी विरोधी पार्टियां अपना घर भी नहीं संभाल पा रही हैं। शरद पवार के बाद बीजेपी के इस मुहिम के निशाने पर है जेडीयू। आलम यह है कि नीतीश कुमार को पार्टी में सफाई देनी पड़ रही है कि उनके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। तो महाराष्ट्र प्रकरण के बहाने बीजेपी कई निशाने साध रही है। जेडीयू की सहयोगी आरजेडी कह रही है कि बीजेपी को किसी भी सूरत में सत्ता चाहिए। तो ये दुर्घटना है और इस दुर्घटना का बिगुल तो प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में फूंक दिया था।
70,000 करोड़ के घोटाले गिनाए थे एनसीपी के। अब क्या हुआ ना कि पहले लोग टैक्स हेवन ढूंढते थे विदेशों में, अब तो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे टैक्स हेवन पड़ा हुआ है। आओ सीधे हम मुझ में शामिल हो जाओ। वैसे ये परम सत्य है कि राजनीति में सारा खेल सत्ता हासिल करने या सत्ता में बने रहने का ही होता है। महाराष्ट्र वाला एपिसोड इसी की तस्दीक करता है। पहले शिंदे और अब अजित पवार के जरिए बीजेपी ने अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश की है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें आती है और महाविकास आघाड़ी की वजह से बीजेपी के लिए चुनाव बहुत चैलेंजिंग पूर्वक था। लेकिन ऑपरेशन लोटस के तहत पहले शिंदे और अब अजित पवार के एपिसोड ने महाविकास आघाड़ी को हिलाकर रख दिया है। इसीलिए एनसीपी में हुई बड़ी बगावत से शरद पवार की सहयोगी विपक्षी पार्टियां भी हैरान हैं और उन्होंने बीजेपी पर सवालों की झड़ी लगा दी है। मोदी जी से पूछना चाहते हैं हम कि अभी एक आध दिन पहले वो बता रहे थे कि ये 70,000 करोड़ के भ्रष्ट लोग इकट्ठे बैठे हैं, तो अब उस 70,000 करोड़ में से कितना कम हो गया? फेयर एंड लवली स्कीम जो इन लोगों ने चला रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, पूरा देश देख रहा है कि आप पहले लोगों को भ्रष्ट कहते हो, उनको ईडी सीबीआई का नोटिस भिजवा देते हो, रेड्स डलवा देते हो, फिर अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हो, फिर वो साफ हो जाते हैं। तो पूरे देश में आप लूट करिए, भ्रष्टाचार करिए, गुंडागर्दी करिए, बलात्कार करिए, माफियागिरी कर लिए, बीजेपी में अगर आप शामिल हो जाइए तो आप तुरंत राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। बहरहाल इस बगावत का भविष्य जो भी हो, इतना तो साफ दिख रहा है कि 2024 में महाराष्ट्र का किला फतेह करने के लिए बीजेपी ने पहली सीढ़ी पार कर ली है। जानकार भी कह रहे हैं कि इस सियासी तख्तापलट ने कुछ दिन पहले तक आत्मविश्वास से भरे दिख रहे विपक्ष को करारा झटका दे दिया है। देखिए, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है या जो होता रहा है, उसकी कहानी और उसकी राजनीति अलग किस्म की है। हालांकि उत्तर प्रदेश अतीत में दल बदल के मामले में बहुत कुख्यात रहा है, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात नज़र नहीं आते हैं कि समाजवादी पार्टी में कोई तोड़ संभव हो। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें एनसीपी को, एनसीपी में लगातार एक सवाल रहा है कि क्या शरद पवार अजित पवार को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। वो नहीं हो पाया और उन्होंने धीरे धीरे सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाना शुरू किया, अपनी सीट्स भी उसी को दी। तब भी अगर आप देखो तो ये कयास लगते हैं। तो ये एक एनसीपी के अंदर एक अजीब किस्म का एक ये कहें कि असामान्य स्थिति लगातार रही है। महाराष्ट्र के इस सियासी बाउंडर का असर कहां तक होता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन पहले शिवसेना और अब एनसीपी की टूट ने बीजेपी के लिए लोकसभा सांसदों की संख्या के लिहाज से दूसरे बड़े राज्य में कई संभावनाएं जगा दी है।